हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय एसके पटेल यूट्यूब चैनल। मैं भी अब आपको कॉम्प्लेक्स की बुक स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। अलजेब्रा की मैं कंप्लीट करवा ही चुका हूँ। टोटल अलजेब्रा के भी एक बार और बता देता हूँ, 17 लेक्चर है ना। 16 लेक्चर यूनिट वाइज, एक शॉर्ट क्वेश्चंस का, इन सबको अच्छे से कर लेना। अब मैं आपको कॉम्प्लेक्स की बुक स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। अब मैं कॉम्प्लेक्स की यूनिट करवाऊंगा भाई एक बार, जब कॉम्प्लेक्स की बुक कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद डायनेमिक्स की स्टार्ट कर दूंगा। अब मैं आपको यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करवाऊंगा, वैसे एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगी। यूनिट नंबर 3 ज़्यादा लेंथी है नहीं, फिक्स क्वेश्चन है 4-5, है ना। 1-2 थ्योरम है, 2-3 न्यूमेरिकल्स। इसी लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा। पढ़ते जाओ भैया, अब है ना। 1 मंथ है बस, ये मान लेना। सिर्फ आपके पास 1 मंथ का टाइम है ना, पढ़िए भैया। अब अभी मैं देख रहा हूँ, अभी वही 100-150 व्यू आ रहे हैं, वो मतलब सीरियसली। फिर सेमेस्टर टाइम में आप कैसे करोगे भैया, जब 8 से 9 से भी पहुँच जाते हैं व्यू। उस टाइम में नहीं होगा आपसे, तो अब अच्छा है कि 1 मंथ का टाइम है, पढ़ लीजिए। बाकी जगह से अपना ध्यान हटाकर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए ना। सेमेस्टर जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद स्टार्ट हो जाएंगे, सेकंड वीक में आपके, फर्स्ट या सेकंड में ही, है ना। तो भाई 1 मंथ है। अब आपका एग्जाम का फीस स्टार्ट हो गई है, एग्जाम फीस पढ़ देना। लास्ट बार है भाई, ये ध्यान रखना विशेषकर। यूनिट नंबर 3 है कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। सम्मिश्र समाकलन। यूनिट नंबर 3 कौन सी है? सम्मिश्र समाकलन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, है ना भैया। कौन सी है? कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। देखिए, सबसे पहले इसमें आप एक सूत्र याद रखना, रीमान समाकलन का। कौन सा सूत्र याद रखना? रीमान समाकलन का। अब सूत्र से पहले थोड़ा देख लीजिए। यूनिट नंबर जो 3 है वो आपकी बुक की भैया, यूनिट नंबर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। बुक में यूनिट नंबर 7 पर जाना, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कुछ टॉपिक तो इसमें से हैं। एक यूनिट नंबर 4 है, फलनों की श्रेणी का एक समान अभिसरण तथा घात श्रेणी। इसमें से एक थ्योरम है, वो आवेल फिर में, उसको मैं बता दूंगा, है ना। यूनिट नंबर 4, बुक की यूनिट नंबर 4 और 7, इसमें आपकी यूनिट नंबर 3 है कंप्लीट। लेंथ यूनिट है नहीं, सबसे इजी यूनिट यही है कॉम्प्लेक्स में। 7 नंबर कन्फर्म में डायरेक्ट आपको 5-6 क्वेश्चन करने, उनसे ज्यादा क्वेश्चन करने भी नहीं है। तो भाई इसको बस करना। सेकंड में करवा चुका हूँ। सबसे पहले भाई सेकंड को पढ़ना। सेकंड पढ़ लोगे तभी आपको बाकी की यूनिट्स इजी हो जाएंगे आपके लिए, समझना। तो देखिए, रीमान समाकलन का सूत्र देखिए, एफ जेड डी जेड, कोई फलन है एफ जेड इक्वल में लिमिट एन से इंफिनिटी, एन से इंफिनिटी, समेशन के बराबर 1 से लेकर एन तक, फलन जाई के जेड के माइनस 1। वैसे आपके मैं जो क्वेश्चंस बताऊंगा उनमें शायद 1-2 क्वेश्चन में यूज आ जाए, नहीं डायरेक्टली आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है भाई। 1 नंबर में इस टाइप का पूछ सकता है आपको। रीमान समाकलन का वैसे सूत्र याद रखना, है ना। रीमान समाकलन का क्या सूत्र होता है? सी क्या है यहाँ पर? बंद कंटूर। देखिए सी यहाँ पर क्या है? बंद कंटूर। इससे नेक्स्ट थोड़ा मैं समझा दूंगा आपको सी क्या है, ठीक है। अब देखिए, इसमें अभी ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, टोटल 3, हाँ 5 क्वेश्चन है सिर्फ। 3 थ्योरम से हैं और 2 एग्जाम्पल है, एक टाइप के 2 हैं, तो मैं उसमें से एक करवा दूंगा, ठीक है। थ्योरम नंबर देखना फर्स्ट। कोशी समाकलन प्रमेय, इंपॉर्टेंट थ्योरम है भैया। लास्ट बार उस यूनिट नंबर 4 में से आ गई थी, आबेल प्रमेय, है ना, उसमें से आबेल प्रमेय इंपॉर्टेंट है। तो कोशी समाकलन प्रमेय आपके 100% मान लेना, लास्ट बार नहीं आई है। कोशी समाकलन प्रमेय इजी है ना, लेकिन थोड़ा सा आपको सेकंड यूनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कोशी समाकलन प्रमेय कथन देखना,
वैसे कथन आप जो भी थ्योरम्स हैं कॉम्प्लेक्स में, विशेषकर कॉम्प्लेक्स में, अलजेब्रा में बहुत सारी हैं, कॉम्प्लेक्स में जो भी मेन मेन थ्योरम्स हैं उन सभी के कथन याद रखना भाई, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना? अच्छा भाई, उसमें थोड़ी ब्राइटनेस ज़्यादा आ रही है। देख लेना मार्क करके। कोशी समाकलन प्रमेय। कौन सी प्रमेय? कोशी समाकलन प्रमेय। देखिए कथन देखना इसका। माना कि एकस प्रदेश जी में एफ जेड क्या है? विश्लेषिक फलन है। क्या है? एफ जेड क्या है? विश्लेषिक फलन है तथा एफ डैश जेड सतत है। एफ डैश जेड क्या है? सतत है यदि जी में सी एक समृद्ध कटूर है। कटूर हो तो आपको ये प्रूव करना है, ये आपको उसी समाकलन थ्योरम होती है, एफ जेड डी जेड इक्वल में 0। देखिए देखना, थ्योरम का कथन आपको याद होनी चाहिए भैया। माना कि एकच संबद्ध प्रदेश जी में एफ जेड एक विश्लेषिक फलन है। माना एकच संबद्ध प्रदेश जी में एफ जेड एक क्या है? विश्लेषिक फलन है तथा एफ डैश जेड सतत है यदि जी में सी एक समृद्ध कटूर हो तो, है ना? तो आपको प्रूव करना है इंटीग्रेशन सी, यहाँ पर क्या है? बंद कटूर है ना भाई। सी क्या होता है? बंद कटूर होता है चापकलनीय वक्र। क्या होता है? चापकलनीय वक्र। उसमें मैंने बताया नहीं, वैसे उस सूत्र में मैंने आपको बताना चाहिए था। उस सूत्र में देख लेना, एफ जेड क्या होता है? सम्मिश्र फलन होता है। जेड क्या होता है? सम्मिश्र चर होता है। और सी क्या होता है? चापकलनीय वक्र होता है। सी क्या होता है? चापकलनीय वक्र होता है। देखिए प्रूफ किस तरह से करनी है भाई, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है, ध्यान रखना विशेषकर। प्रूफ देखिए, आप जानते हैं एफ जेड बराबर क्या होता है? यू प्लस में आयोटा बी। यूनिट नंबर सेकंड में पढ़ के आए हैं भैया, एनालिटिक फंक्शन है ना। एफ जेड बराबर क्या होता है? यू प्लस आयोटा बी। जेड बराबर हम सभी जानते हैं क्या होता है? एक्स प्लस में आयोटा वाई। जेड बराबर क्या होता है? एक्स प्लस में आयोटा वाई। इसका यदि मैं अवकलन कर दूं, डी जेड बराबर डी एक्स प्लस में आयोटा डी वाई। इस तरह से हम कर सकते हैं। और देखिए इस थ्योरम से मैं लिख लेता हूं, माना कि एक का संबद्ध प्रदेश जी में एफ जेड क्या है? एक विश्लेषिक फलन है तथा एफ जेड सतत है। आपको एफ जेड एक फलन दे रखा है, एफ जेड क्या है? फंक्शन है। एफ जेड क्या है? फंक्शन है तथा एफ डैश जेड सतत है। क्या है? एफ डैश जेड क्या है? सतत है। आप जानते हैं यदि सतत है तो प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा? अवकलनीय होगा। सतत फलन प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? अवकलनीय होता है। क्या होता है? प्रत्येक बिंदु पर कैसा होगा? अवकलनीय होगा। ध्यान रखना भैया, सतत फलन प्रत्येक बिंदु पर कैसा होता है? अवकलनीय होता है। इस टाइप के क्वेश्चन यूनिट नंबर सेकंड में करवाए भी है। एफ जेड एक फलन है, क्वेश्चन में दे रखा है, और एफ जेड क्या है? विश्लेषिक फलन भी है। एफ जेड आपको क्या दे रखा है? विश्लेषिक फलन। एनालिटिक फंक्शन विश्लेषिक फलन है तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, है ना। सीआर इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। देखिए इस कथन से आप इनको लिख सकते हैं, इन कंडीशंस को। माना कि एक का संबद्ध प्रदेश जी में एफ जेड का एक विश्लेषिक फलन है। एफ जेड आपको फलन दे रखा है, एफ डैश जेड सतत है। सतत फलन के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? अवकलनीय होता है, डिफरेंशियल। एफ जेड विश्लेषिक फलन दे रखा है, विश्लेषिक फलन है तो सी आर इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। किसको संतुष्ट करेगा? सी आर इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। यहां से देखिए जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, इसका आप अवकलन कर इस तरह से लिख सकते हैं,
आपको प्रूफ क्या करना है, इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इक्वल में किसके होता है, जीरो के। तो देखिए सी एफ जेड डी जेड, यहां से देखिए एफ जेड का मान हम क्या रख सकते हैं, यू प्लस में आयोटा वी। एफ जेड का मान क्या रख सकते हैं, यू प्लस में आयोटा वी। डी जेड का मान डी एक्स प्लस में आयोटा डी वाई, डी एक्स प्लस में आयोटा डी वाई। इसको सॉल्व कीजिए, सी एफ जेड के इक्वल में चलेगा डी जेड इक्वल में, आपको शून्य प्रूफ करना है भाई, है ना। सी गुणा कीजिए यू डी एक्स प्लस में आयोटा वी डी एक्स प्लस में यू आयोटा डी वाई माइनस वी डी वाई। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। इस तरह से एक स्टेप और लिख दीजिए, दिख रहा होगा यहां तक तो शायद। एफ जेड डी जेड इक्वल में सी, देखिए आप आयोटा वाली टर्म अलग कीजिए, इसमें से यू डी एक्स माइनस वी डी वाई हो जाएगा, प्लस में आप कॉमन ले सकते हैं आयोटा बी डी एक्स प्लस में यू डी वाई, प्लस में यू डी वाई। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब एक थ्योरम्स याद रखनी होगी भैया आपको, इसको सॉल्व करने के लिए आगे थ्योरम्स याद होनी चाहिए आपको। इन कंडीशंस को मैं यहाँ से अब डिलीट कर देता हूँ। ग्रीन थ्योरम, कौन सी थ्योरम, ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम का सूत्र होता है पी डी एक्स प्लस में क्यू डी वाई इक्वल में डबल इंटीग्रेशन डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन में डेल वाई। ये किसका सूत्र होता है, ग्रीन थ्योरम्स का। अब आप इसमें ग्रीन थ्योरम को यूज कर इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ग्रीन थ्योरम से देखिए पी डी एक्स पी डी एक्स, इसको मैं पी मान लेता हूं, ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, वाई है बी डी एक्स पी हो जाएगा, डी एक्स वाला भाग क्या हो जाएगा, पी ए क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी क्यू। इस तरह से डिवाइड कर देंगे, सॉल्व कीजिए। इसके इक्वल में चल रहे हैं भाई, इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड के इक्वल में ग्रीन थ्योरम को अप्लाई कीजिए। हाँ चिन्ह हटा दीजिए, इंटीग्रेशन के रूप में लिखिए डबल इंटीग्रेशन क्यू। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे डी क्यू अपॉन डी एक्स, इसमें देखिए क्यू कौन सा है, वी, यानी कि माइनस डेल वी अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल एक्स, माइनस डेल वी अपॉन में डेल एक्स आ जाएगा, माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई। पी इसमें देखिए क्या है, यू है, तो यानी कि डेल यू अपॉन माइनस डेल यू अपॉन में डेल वाई आ जाएगा। यहां तक सोल्व हो गया। प्लस में आयोटा, प्लस में आयोटा, प्लस में क्या आएगा, आयोटा आ जाएगा। आप सॉल्व कीजिए, पी डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, इसमें देखिए यानी कि डेल यू अपॉन में डेल एक्स, डेल यू अपॉन में डेल एक्स, डेल यू अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल एक्स आ जाएगा। फिर पी भाग देखिए यहां से डेल पी अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल एक्स, माइनस डेल वी अपॉन में डेल एक्स, तो डेल वी अपॉन वाई आएगा भाई, है ना, वाई आएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सी आर इक्वेशन से देखिए, सी आर इक्वेशन से याद होनी चाहिए भाई, डेल यू अपॉन में डेल एक्स किसके इक्वल होता है, डेल वी अपॉन डेल वाई के, और डेल यू अपॉन में डेल वाई किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स के, किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा डेल वी अपॉन में डेल एक्स के, किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा डेल वी अपॉन में डेल एक्स के। सी आर इक्वेशन आपके याद होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना, मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, दोबारा से समझ लिए। एफ जेड बराबर क्या होता है, यू प्लस आयोटा बी, जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा बी। इसका अवकलन कर देंगे, आपको इसके जीरो के इक्वल में करना है, तो इस तरह से आप टर्म को लिखते जाएंगे, इसमें ग्रीन थ्योरम अप्लाई कर देंगे, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई, इस बार जरूर आएगी आपके, क्योंकि इसमें 4-5 क्वेश्चन है फिक्स, जिसमें से आबेल थ्योरम्स लास्ट ईयर आ चुकी है, दोबारा से भी रिपीट हो सकती है, लेकिन ये नहीं आई तो ये अब आ जाएगी। सी एफ जेड डी जेड के इक्वल में चल रहे थे ना, डबल इंटीग्रेशन माइनस डेल वी अपॉन में डेल एक्स
माइनस डेल वी अपॉन में डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह हम, डेल यू अपॉन डेल वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा डेल वी अपॉन में डेल एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस आयोटा हट जाएगा भैया यहाँ से, आयोटा डेल वी अपॉन में डेल एक्स, ओहो इसमें आयोटा नहीं आएगा, सॉरी सॉरी ना, उसमें नहीं आएगा, प्लस में आयोटा डेल यू अपॉन में डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई की जगह क्या लिखना आप, हाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह लिखिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल वी अपॉन में डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन में डेल वाई, कैंसिल हो जाएगी ना आपस में भैया ना, शून्य बन जाएगी तो गुना होगा तो शून्य आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि जीरो प्लस में जीरो, तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल में क्या आ जाएगा, जीरो, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, इजी है, बहुत इजी है भाई ना, कोसी समाकलन फिर में इजी है, आपके डायरेक्टली 7 नंबर में तो आएगी नहीं, इस तरह से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है 3.5 डिवाइड करके आ जाएगी, इस बार जरूर आएगी भाई, किस तरह से सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको कथन याद होना चाहिए, माना कि एक का संबद्ध प्रदेश जी में एफ जेड एक विश्लेषिक फलन है तथा एफ जेड क्या है, संतत है, कैसा है, सतत है, यदि जी में सी एक समृद्ध कटूर हो तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल में क्या है, जीरो, सी का यहाँ पर चाप कर ली वक्र जो किसको व्यक्त कर रहा है, समृद्ध कटूर को, ठीक है भैया, फिर आपको एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा भी इस तरह से लेना है, जेड बराबर हम लिख सकते हैं एक्स प्लस आयोटा भी, उसका अवकलन कर देंगे, फिर इसमें अप्लाई कर देना, टर्म को लिख देना, आगे से सॉल्व करते जाना, ग्रीन थ्योरम से अप्लाई कर देना, फिर सी आर इक्वेशन से आप इस तरह मान रखकर कैंसिल कर देना, ये ध्यान रखना सी आर इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल होता है डेल वी अपॉन डेल वाई के, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है भैया, नेक्स्ट थ्योरम देखना, नेक्स्ट थ्योरम है भैया, सम्मिश्र फलनों के लिए समाकलन का मूल प्रमेय, कौन सी थ्योरम है, सम्मिश्र फलनों के लिए समाकलन का मूल प्रमेय, कथन देखिए, माना ए का संबद्ध प्रांत जी में एफ जेड क्या एक मानी विश्लेषिक फलन है, यदि ए बी बिलोंग करते हैं किसमें, जी में, तो इंटीग्रेशन ए से बी एफ जेड डी जेड आपको ये प्रूव करना है, यहाँ पर फाई जेड तथा एफ जेड आपको अनिश्चित समाकलन दे रखे हैं, कौन सी थ्योरम में, कोशी समाकलन को सम्मिश्र फलनों के लिए समाकलन का मूल प्रमेय, सम्मिश्र फलनों के लिए समाकलन का मूल प्रमेय, अच्छी थ्योरम है, डायरेक्ट आपको 3.5 नंबर में आ सकती है ना, कोशी समाकलन जो थ्योरम्स है वो 7 नंबर में भी आ सकती है क्योंकि आबेल थ्योरम ज्यादा लेंथी है नहीं, लास्ट ईयर 7 नंबर में आई थी, देखिए किस तरह से प्रूव करना है, आपको दे रखा है कि एफ जेड विश्लेषिक फलन है, एफ जेड क्या है यहाँ पर, विश्लेषिक फलन है, एफ जेड क्या है, विश्लेषिक फलन, एनालिटिक फंक्शन, विश्लेषिक फलन, एफ जेड विश्लेषिक फलन है, यदि ए और बी बिलोंग करते हैं किसमें, जी में, माना ये एफ जेड है जो विश्लेषिक फलन है वो किसी प्रांत जी में है, इसको डोमेन मान लेता हूं, किसी प्रांत जी में यानी कि डोमेन में विश्लेषिक फलन है एफ जेड, यहाँ फाई जेड तथा एफ जेड अनिश्चित समाकलन है, जो स्मॉल एफ जेड है उसमें अनिश्चित समाकलन है एफ जेड तथा फाई जेड, फाई जेड क्या है, अनिश्चित समाकलन, कैसे समाकलन है, अनिश्चित समाकलन, अब तक जो मैंने लिखा है वो क्वेश्चन को देखकर लिखा है भाई, जो कथन है थ्योरम का उसको देखकर लिखा है, एफ जेड विश्लेषिक फलन है, एफ जेड में एफ जेड और फाई जेड क्या है, अनिश्चित समाकलन है, तो किसमें विश्लेषिक फलन है, किसी प्रांत जी में है, अब जी में एलिमेंट दे रखे हैं आपको, ए पॉइंट दे रखा है और बी पॉइंट दे रखा है, मैं मान लेता हूं एक पॉइंट जेड नोट है जो रेस्ट है भैया, इसमें जेड नोट है जो रेस्ट पॉइंट है, यानी कि स्थिर बिंदु है, रेस्ट पॉइंट है, जेड नोट मान लेता हूं, अब देखिए मैं लेट करके चल रहा हूं कि फाई जेड बराबर इंटीग्रेशन जेड नोट से एक पॉइंट और मान लेता हूं मैं जेड, जेड नोट से एक पॉइंट मान लिया मैंने, कोई जेड मानकर चल रहा हूं मैं, ये आपको लेट करके चलना, इस थ्योरम में मेन पॉइंट ये याद रखना, सिर्फ यहां से मैं लेट करके चल रहा हूं, फाई जेड बराबर जो अनिश्चित समाकलन है इंटीग्रेशन जेड नोट से जेड
एफ टी डी टी, ये अपनी तरफ से ऐड करके चल रहे हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। कौन सी इक्वेशन मान लेना? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। अब देखिए, आप एक कंडीशन याद रखना कि जो एज इससे पहले एक थ्योरम्स करानी चाहिए थी, लेकिन वो सेमेस्टर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें एक पॉइंट है कि जो अनिश्चित समाकलनों का जो अंतर होता है वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। अनिश्चित जो समाकलन है उनका अंतर कैसा होता है? नियत होता है। अनिश्चित समाकलन का जो अंतर होता है वो कैसा होता है भैया? कांस्टेंट होता है। अनिश्चित समाकलन कौन कौन से हैं यहाँ पर? एफ जेड और फाई जेड, यानी कि एफ जेड माइनस फाई जेड सी मान लेता हूं। किसके इक्वल? सी यहाँ पर क्या है? नियत है, क्योंकि अनिश्चित समाकलनों का जो डिफरेंस है वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। किसके इक्वल मान लिया मैंने? सी के इक्वल मान लिया। यदि मैं इसको इस तरह लिख दूं, एफ जेड बराबर फाई जेड प्लस में सी, लिख सकते हैं ना? फाई जेड प्लस में सी। अब देखिए, आपको प्रूफ ये करना है, ए सी बी एफ जेड डी जेड फाइव ई माइनस फाइव ए और बी किस में बिलोंग करते हैं? जी में। मैंने कोई पॉइंट जेड नोट से कहां तक माना था? जेड तक। जेड नोट क्या है? रेस्ट पॉइंट है। अब मैं इसको यदि ए और बी की टर्म में लिखूं, किस में लिखूं? ए और बी की में, तो देखिए पहले बी की पॉइंट में लिख देते हैं एफ बी, क्योंकि जेड हम मानकर चले थे भैया आपको, और ए और बी आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। एफ बी बराबर फाइव बी प्लस में सी, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना। अब मैं ए के रूप में लिखूं तो एफ ए बराबर में फाइव ए प्लस में सी, इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेना। समीकरण नंबर सेकंड एंड थर्ड को आप सॉल्व कीजिए भाई। इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर थर्ड घटा दीजिए, तो एफ बी माइनस एफ ए, एल एच एस में से एल एच एस पार्ट, आर एच एस में से आर एच एस, तो फाइव बी माइनस क्या हो जाएगा? फाइव हो जाएगा। सी से सी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा भैया। एफ बी माइनस एफ ए इक्वल में फाइव बी माइनस फाइव ए। आगे सोल्व कीजिए। एफ बी माइनस एफ। अब देखिए, समीकरण नंबर एक पर जाना। इसको आप जेड के रूप में लिख रहा है, फाइव जेड बराबर जेड नोट से जेड एफ टी डी टी। इसको हम बी की टर्म में लिख सकते हैं ना, जेड नोट से बी। किस, यदि मैं जेड की जगह क्या रख दूं? बी रख दूं, तो फाइव बी हो जाएगा। फाइव बी यानी कि जेड नोट से जेड पॉइंट हट जाएगा, बी रख दिया, तो एफ टी क्या हो जाएगा? एफ टी डी टी, एफ टी डी टी माइनस इसी तरह से, अब जेड की जगह आप ए पुट कर देना, तो क्या हो जाएगा? जेड नोट से ए एफ टी डी टी। इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मानकर चला था भैया ना, एफ बी माइनस एफ ए। देखना, लिमिट चेंज कर दीजिए आप, है ना, जेड नोट से माइनस चिन्ह हटाने के लिए, जेड नोट से बी एफ टी डी टी, माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, जब लिमिट हम एस ए से जेड नोट एफ टी डी टी कर सकते हैं ना। ट्वेल्थ क्लास में पढ़ा होगा आपने, चैप्टर नंबर 7 में, इंट्रीगेशन में ना, अच्छे से आप पढ़े होंगे सभी। उसमें भी एफ बी माइनस एफ ए इक्वल में देखिए, एफ बी माइनस एफ ए सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा जेड नोट से, तो ए बी क्या आ जाएगा? ए बी एफ टी डी टी, ए बी क्या आ जाएगा? एफ टी डी टी आ जाएगा, ए बी क्या आ जाएगा? एफ टी डी टी आ जाएगा। मैं इसको इस तरह लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम भैया ना, ए बी जेड की टर्म में लिख सकते हैं ना, एफ जेड डी जेड लिख सकते हैं ना, एफ जेड डी जेड लिख सकते हैं। आपको प्रूफ क्या करना था? ए से बी एफ जेड डी जेड, ए से बी एफ जेड डी जेड इक्वल में फाइव ई माइनस फाइव ए, यानी कि इसको एफ की टर्म में मानकर चले थे, तो फाइव ई फाइव की टर्म में लिख दीजिए, यानी कि आप प्रूफ कर देंगे फाइव ई माइनस फाइव ए इक्वल में ए से बी एफ जेड, दिख तो रहा होगा ना, डी जेड दिख रहा है। यही आपको प्रूव करना था, ए से बी है ना भाई। देखिए दोबारा से समझ लीजिए, एफ जेड एक विश्लेषिक फलन है, आपको कथन में दिया हुआ है
एफ जेड विश्लेषिक फलन है। मैं मान लेता हूं कि किसमें है, प्रांत जी में है। जी में आपको दो पॉइंट दे रखे हैं ए और बी। मेरी तरफ से मैं पॉइंट मान लेता हूं जेड नोट, जो स्थिर पॉइंट है, एक पॉइंट मान लेता हूं जेड। क्या मान लिया, जेड। एफ जेड जो विश्लेषिक फलन है वो अनिश्चित समाकलन है, किसमें, फाई जेड तथा एफ जेड में। लेट करके चल रहे हैं, फाई जेड इक्वल में है जेड नोट से जेड एफ जेड डी टी। अनिश्चित समाकलन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अनिश्चित समाकलन का इंटीग्रेशन। अब ये कंडीशन आप याद रखना, अनिश्चित जो समाकलनों का जो डिफरेंस होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है भैया। तो अनिश्चित समाकलनों का डिफरेंस निकालेंगे, एफ जेड माइनस फाइव जेड इस तरह से। अब इसको आप ए और बी के रूप में लिखना, क्योंकि जो प्रांत डोमेन मानकर चले थे उसमें जी में ए और बी बिलोंग करते हैं, तो ए और बी के रूप में इस तरह से लिख देंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड निकल कर आ जाएगी, सेकंड में से थर्ड सबसेट कर देना, फाइव बी माइनस एफ बी माइनस एफ ए। तो फाइव बी माइनस इस तरह से सॉल्व करते आना, फिर इसमें आप देख लेना, लिमिट ऊपर नीचे एक्सचेंज कर लेना, बाकी का आप लिख सकते हैं एफ जेड डी जेड। इस तरह से आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। ठीक है भैया। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम थी कोशी समाकलन प्रमेय, है ना। एक इंपॉर्टेंट ये है, एक थ्योरम्स और देखिए, ये तो यूनिट नंबर जो 7 है उसमें जो यूनिट नंबर थर्ड को कवर करती है आपकी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, बुक की यूनिट नंबर 7 से थे। एक आबेल थ्योरम और है भैया, जो बुक में आपको यूनिट नंबर 4 में मिलेगी, घात श्रेणी वाली में। लास्ट ईयर 2023 में आई हुई थ्योरम है, वैसे डायरेक्टली 7 मार्क नंबर में आई थी, है ना, 7 मार्क्स में आई थी डायरेक्ट भी। कौन सी, आवेल प्रमेय। आवेल प्रमेय ज्यादा लेंथी है नहीं, इसको आप स्वयं करना भी, है ना। मैं इस लेक्चर को यहीं खत्म करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल एक अवश्य आता है डायरेक्टली 7 नंबर। ठीक है भाई। तो इस थ्योरम को कर लेना, वैसे लास्ट ईयर आई हुई है, और ये मत सोचना लास्ट ईयर आई तो इस बार पे नहीं आई, हो सकता है दोबारा से आ जाए भाई, बहुत रिपीट होते हैं, किसी ने बहुत सेमेस्टर में देखा हो तो, है ना। खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री में तो खूब रिपीट होता है, मैथ्स में भी रिपीट हो जाते हैं। आप इस थ्योरम्स को आप खुद कर लेना, बुक से देख लेना, जिसको ना समझ आए वो मेरे नोट्स से देख लेना। मैं एक बार थोड़ा जल्दी खत्म करने उसमें हूँ, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा। यहाँ से इस लेक्चर में से सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कोशी समाकलन प्रमेय, तीनों थ्योरम्स जो बताइए तीनों इंपॉर्टेंट है भैया। यूनिट नंबर थर्ड आपकी 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, वो इंपॉर्टेंट होगा, उसमें न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे। सेम टाइप के न्यूमेरिकल है, जो कोशी समाकलन प्रमेय समझ आ गई, इसी बेस पर न्यूमेरिकल आता है, या तो कोशी समाकलन प्रमेय आएगी या उस बेस पर न्यूमेरिकल आ जाएगा। कोशी समाकलन प्रमेय को सत्यापन कीजिए, कोई आपको फलन दे देगा, इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवा लेते हैं। तो सेकंड लेक्चर को अवश्य देखना, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। यूनिट नंबर थर्ड में इजीली आपके 7 अंक आ जाएंगे, फिक्स क्वेश्चन है भाई। इसमें 2 टॉपिक से फिक्स होते हैं, तो आवेल प्रमेय, कोशी समाकलन प्रमेय। कोशी समाकलन प्रमेय बेस पर न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, है ना। इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, डायरेक्टली थ्योरम्स पूछ ली जाती है। ठीक है भैया। इस लेक्चर में मैं करवा देता, फिर लेंथ हो जाता कम से कम 1.5-2 घंटे का, उससे बढ़िया नेक्स्ट बना लो। ठीक है। सभी अच्छे से बढ़िया, ज्यादा टाइम है नहीं आपके पास, ठीक है।